है, So just आ रहा है कि नहीं? हाँ, for seconds. और कोई बताना चाहेगा? सर बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट, ये तो आप नहीं बोल सकते बॉडी एट रेस्ट। फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी एट रेस्ट का मतलब नहीं। और कोई कुछ, अरे कुछ भी बताओ, जो दिमाग में आ रहा है वो बताओ ना, जो भी आ रहा हो। बॉडी को पॉइंट के रूप में लेना। रिएक्शन ऑफ ग्रेविटी। रिएक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, चलो कुछ कुछ हद तक पहुंच रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे। मेनली फ्री बॉडी डायग्राम था वैसे, तो आज हम देखो यहाँ पे पता चलेगा आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, एपरेंट वेट के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन सर ये तो बहुत है जिंदगी में, है ना? टेंशन बहुत है ना? देखो कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, हाँ सर टेंशन बहुत है जिंदगी। अभी से अगर टेंशन होने लगी ना, अभी से टेंशन होने लगी ना, तो आगे चल के बहुत गड़बड़ होने वाला है। अभी तो सिर्फ एक ही टेंशन है, पढ़ना है बस, ये कोई टेंशन थोड़े ना है। और तो और आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एपरेट वेट पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग पे, और कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे जल्दी से, थोड़ा लेट नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इक्वल टू इम्पल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो इम्पल्स क्या होता था, यही इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डाला था, चेंज इन मोमेंटम। एफ इंटू टी इक्वल टू क्या था, डेल्टा पी, यही था ना। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, ये था फोर्स, ये फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। इसको सेकंड क्वेश्चन बताओ, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स। अब सही है, अब है इम्पल्स, अब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स है। जरा इस क्वेश्चन को बताओ, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज। पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, याद है? जैसे कोई बॉडी थी, फ्रिक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल था, रिएक्शन। सर एक कांटेक्ट फोर्स था, ये आपका उसका पैरेलल कंपोनेंट था, और ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट था एफ फोर्स का। तो इसको हम क्या बोलते थे और इसको क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे पैरेलल को? सर एक फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे ना बेटा। फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते थे? नॉर्मल रिएक्शन। Option 2. ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है आगे बढ़े। अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी कि आप अगर देसी लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो किसी भी बॉडी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम उसको बोले कि उस बॉडी को एक पॉइंट पॉइंट मान लें, और उसके ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उन सब को अगर उस बॉडी पे शो करा दिया, मतलब उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। आई बात समझ में? किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को शो कराना ही क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। अब उसके स्टेप क्या होते हैं? पहले स्टेप में हम करेंगे आइसोलेट द बॉडी। बॉडी को पहले देखेंगे कि भाई इसको कैसे आइसोलेट करें, कैसे इसको अलग करें। देन मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन चूज द एक्सिस एंड रिजॉल्व द फोर्सेस। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टेप्स का, उसके लिए टेंशन मत लो। तो सबसे पहले हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा फील लेते हैं, फील लेते हैं कि क्या है हमारी फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब। ठीक है देखो सबसे पहले हमारा ये बॉडी है, मान लो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इस बी के ऊपर, बी के वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। बोलो डब्ल्यू बी बोल दो इसको, चलो इसका वेट इसके ऊपर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर।
क्या इसके ऊपर ये बॉडी इसके ऊपर बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ओनली बी की बात, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक तो ये लग रहा होगा, एक ये लग रहा होगा, एक इधर से लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? क्या हमारे तीन Yes, फोर्सेस लगेंगे? यानी कि देखो कि, और देखो ये बॉडी भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। अरे ये वेट अगर इस पे लगा रहा है तो ये बॉडी भी तो इसके ऊपर लगाएगी, yes sir, yes sir, लगाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है, मान लो ये बी बॉडी है, इसको हमने पॉइंट मान लिया, उस पर एक तो लग रहा है mg, एक लग रहा है Yes, एन sir. ए बी, एन बी ए, सॉरी एन बी ए मतलब के कारण बॉडी पे जो नॉर्मल एक्शन डब्ल्यू ए लिखा है ना मैंने यहाँ पे डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू बी क्या है आपका एम जी है, और ये डब्ल्यू ए क्या है आपका एन बी ए है। नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, भाई ए बी के ऊपर रखा हुआ है, तो ए का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? yes sir, yes sir, हाँ, तो नीचे की तरफ लगेगा, तो हमने एन बी ए कर दिया। ये एक्चुअली में क्या होगा आपका, एक्चुअली में होगा डब्ल्यू ए के ऊपर, यानी कि वेट ऑफ ए, और जितना वेट होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर वाली बॉडी पे। यस और नो? yes, yes, अभी 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 क्वेश्चंस करेंगे, उससे थोड़ा सा और फील आएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन करते हैं जरा, देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले ए का। तो हमने ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो हमने पहले क्या किया, बी को मान लिया कि बी बॉडी है ही नहीं यहाँ पे, बी बॉडी को उड़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब इधर से फोर्स लग रहा है तो क्या ये बी बॉडी भी इसको इधर से धकेल रही होगी, नहीं धकेल रही होगी? yes sir, कर लो, धकेल रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर इस पे एफ फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे एन ए बी लगेगा। एन ए बी का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू क्या, B, B. नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू B, टू बी। अब देखो ए का वेट क्या नीचे की तरफ लग रहा होगा एमजी, भाई वेट तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना एमजी। yes sir, क्या ये जो ग्राउंड है, ये सरफेस है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा होगा? Yes, sir. yes sir, Yes or no? तो इस सरफेस के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, एक्चुअली में ये एक्सिस के अबाउट ही होता है, ये यहाँ पे होगी नॉर्मल एक्सिस, शो कराने के लिए हमने थोड़ा साइड में कर दिया है। एक्चुअली में ये इस पे होगी अलोंग एमजी, जिस एक्सिस पे लगेगा। आपको याद है कल मैंने परसों की क्लास में बताया था कि दीवार में अगर मैं मुक्का मारूंगा तो जिस लाइन में मेरे हाथ फोर्स लगाएगा दीवार के ऊपर, उसी लाइन में दीवार मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगी। यस और नो? yes Yes, sir, sir. yes sir, सिमिलरली ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा और एमजी की जो एक्सिस होगी, लाइन ऑफ एक्सिस होगी, दोनों की सेम होगी। आप ये मत समझना अलग है, एक्चुअली में दोनों की लाइन ऑफ एक्सिस सेम है, याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम बनाएं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, तो देखो एफ आपका इधर जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, एन ए बी आपका इधर जा रहा है, एमजी नीचे की तरफ जा रहा है, और एन ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में हम ऐसे करके बनाएंगे फ्री बॉडी। सिमिलरली अगर हम बनाए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो जरा बी को देखते हैं, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा भाई, देखो बी का फ्री बॉडी डायग्राम, क्या ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ऐसे लगा रहा होगा कि Yes, sir. नहीं? yes sir, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स होगा, एन बी ए। नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू अप्लाइड बाय ब्लॉक ए, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, कैपिटल एमजी मान लेते हैं। क्या ये जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जो कि मेरा ऊपर की तरफ लगेगा, एन डैश मान लो इसको। yes sir, यस और नो? तो इन तीनों फोर्सेस को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि Um, एन बी ए क्या है, मेरा राइट साइड में है, और एम जी मेरा डाउनवर्ड है, और एन डैश मेरा अपवर्ड है। यस और नो? yes sir, yes, sir. BA को बॉडी internal डायग्राम यहाँ force तक क्लियर हुआ बोलेंगे, क्या बेटा? BA को internal force बोलेंगे नहीं नहीं B नहीं, के नहीं। लिए, किसको, ए को? NBA को, बी पे एनबीए को आप इंटरनल फोर्स बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक्सटर्नल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं। देखो आप जरा देखोगे, हमने यहाँ पे एन ए बी बनाया है, लेकिन अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअली में इस बॉडी के बीच में बहुत सारे फोर्स लगे होते हैं।
वो हम पढ़ेंगे कब, जब डिफॉर्मेबल बॉडीज पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे ना। तो एक स्ट्रिंग को जब खींचते हैं, एक लेंथ, मान लो किसी लेंथ का वायर है, उसको खींचते हो, उसको कुछ डिफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर एक्चुअली में इंटरनल फोर्सेस काफी लगते हैं। उनको अभी हम उनको मान नहीं रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। डिफॉर्मेशन मतलब किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, क्या उसकी डायमेंशन में थोड़ा बहुत चेंज होता है? यस सर। एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल चेंज होता है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई इस पे चेंज हो ही नहीं रहा है। इसीलिए आप देखोगे यहां से जब एफ फोर्स लगाया है ना, तो जैसे ये धक्का मारेगा, क्या ये ए बोलेगा भाई आगे खिसक, बी वाले से बोलेगा आगे चल भाई, आगे चल आगे चल। जैसे आप लाइन में लगे हुए हो किसी जगह, एक मान लो क्या एग्जांपल लूं, बिल बिल क्या, अरे बिल एटीएम पे लाइन लगी थी, नोटबंदी में एटीएम पे लाइन लगी थी, याद है? तो नोटबंदी में एटीएम पे लाइन लगी हुई थी, तो वहां पे क्या था, अगर मान लो एक बंदे ने धक्का मार दिया, क्या उसको आगे वाले को धक्का लगते 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 फिर बहुत आगे तक पहुंच जाता था? यस सर Yes, sir. सिमिलरली वही तो है, ए को जब एफ फोर्स से धक्का लगेगा तो ये बी को धक्का मारेगा। तो बी के लिए बी पे, बी को नहीं पता पीछे कौन धक्का मार रहा है, लेकिन बी किसको बोलेगा, ए को बोलेगा भाई धक्का मत मारना। बोलते कि नहीं अपने पीछे वाले को भाई धक्का मत मार। ये नहीं पता यस ए सर क्या बोलेगा, भाई मेरे को पीछे से फोर्स लग रहा है। तो बी की अगर झगड़ा होगा तो एक ए और बी का होगा ना, बी एफ को तो नहीं बोलेगा कि भाई तू इस ए को धक्का क्यों मार रहा है, यस और नो? तो बी के लिए एन बी ए एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से अप्लाइड किया जा रहा है बी पे, यस और नो? यस सर Yes, sir. हाँ, ठीक, ओके। जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ एक बार मुझे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ।
सर आप करवा दो। हुआ किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना? Yes. ठीक है। ठीक है सर, देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये फंडा बहुत बहुत दूर तक काम आने वाला है, इस फ्री बॉडी डायग्राम का फंडा। जैसे मान लो थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम इसको, ज्यादा नजदीक बन गया इसको। जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ये मास रखा हुआ और ये एंगल है आपका कितना कितना दे रखा है, थीटा। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल मान लेना है इसको, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया है। तो यहाँ से क्या मास वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, वेट वेट लगेगा कि नहीं, जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये mg होगा, कैपिटल एम, mg स्मॉल mg बोला, कैपिटल mg, कैपिटल ही बना देते हैं इसको। ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल, ये एंगल हमें निकालना है भाई, ये वाला एंगल क्या होगा। मानना कि ये वाला एंगल मेरा अल्फा होगा, कलर चेंज कर, बाद में क्लियरिटी अच्छी रहेगी इससे। ये माना मेरा एंगल अल्फा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से बताइएगा कि अगर ये मेरा थीटा है तो, और इससे मेरे परपेंडिकुलर गिराया इस पर, जो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। 90. सर राइट। अच्छा ये अगर 90 होगा और ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बेटा, ये वाला? इस एंगल को बताओ कोई। पूरे 90. तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो मेरा क्या होगा, 90 प्लस थीटा प्लस, मान लो ये वाला एंगल है मेरा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो मेरा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ, बीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ। 90 माइनस ये 90 से, ये 180 से कट जाएगा, मतलब 190 माइनस हो जाएगा और थीटा उधर पहुंच जाएगा। तो ये बीटा इक्वल क्या होगा, 90 माइनस के थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ तक की जो कोई दिक्कत, नो सर। No, sir. ठीक है। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये लाइन देखो जरा पूरी, यहाँ से लेके ये लाइन पूरी आई है, क्या मेरा ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री होगा, ये वाला। Yes, sir. ये वाला एंगल मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि लाइन पूरी है ना, होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. 180 ये है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा टोटल, ये सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा बेटा, सबको नहीं आ रही है, किसी किसी को नहीं आ रही है, Sir, आ रही है. Yeah. ठीक है। फिर देखो ये मेरा बेटा, आपका थोड़ा हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो, ये मेरा, इसको मैंने जब परपेंडिकुलर डाला है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। 90. ये मैंने, ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इंक्लाइंड प्लेन, तो ये मेरा 90 डिग्री है, ये अल्फा है और ये बीटा है, इन तीनों का सम क्या मेरा 180 होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि मेरा 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना होना चाहिए, 180। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. अब देखो 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। अब जब देखो वो 90 प्लस 90 क्या 180 को कैंसिल कर देंगे, बोलो। तो मेरा अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू क्या थीटा आ गया, सर आ गया कि नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो अल्फा आता है वो हमेशा जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है उसको इक्वल आता है। क्या करना है बेटा, Sir, repeat. ओके ओके। देखो हमने क्या किया, मास हमेशा वेट जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो हमने इसका वेट जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया mg, ये आपका वेट डाउनवर्ड लग गया। अब वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्या इसके और वेट के और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 90 है और ये थीटा है तो हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो माना कि एंगल मेरा बीटा है, बीटा प्लस 90 प्लस थीटा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हमने वही किया कि 90 प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180। 90 को इधर ले गए और बीटा को भी इधर ले गए, तो इधर क्या बचा, 90 माइनस के बीटा,
90 माइनस के थीटा, सॉरी थीटा को इधर लगे, बीटा की वैल्यू को हमें निकालनी है ना, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, फिर बीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा, ये बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू जैसे ही आई, अब हमने देखा कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसका टोटल एंगल क्या है, ये एंगल 180 डिग्री होता है। तो हमने देखा कि ये वाली लाइन पूरी 180 डिग्री है, और ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये जो है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये टोटल एंगल मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, तो क्या होगा 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा को क्या रख दिया यहाँ से, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 से 90, 90 प्लस 90 180 कैंसिल हो गया, थीटा को उधर ले गए तो 90 माइनस थीटा बचा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसका वेट है मेरा एमजी, तो एमजी के दो कंपोनेंट होंगे, तो एमजी का एक कंपोनेंट आपका आएगा इधर, क्या बोलेंगे इसको, एमजी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट जाएगा आपका इधर, इसको बोलेंगे एमजी। और ये तरीका आप पूरी 11th क्लास में कम से कम हजारों बार यूज करोगे, ये वाला कंसेप्ट। इसीलिए मैंने बोला था जरा ध्यान से बैठिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब जरा इन तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम जरा फास्ट फॉरवर्ड में बना के बता दो मुझे, तीनों के, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा है नहीं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बनाओ, आधा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है हमारी क्लास का। जिस सरफेस से टकरा रहा है, टच हो रहा है, उसी एंगल पे नॉर्मल टू द सरफेस हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन निकलती है। नॉर्मल टू द सरफेस निकलेगी, तो जरा मैं बता देता हूँ, चलो देखो, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, और यहां से नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, यहां से नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे निकलेगी टुवर्ड्स द सेंटर। जो भी नॉर्मल डायरेक्शन होगी सेंटर से पास होगी, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा किसी भी सर्किल की किसी सरफेस पर रखा तो उसी हिसाब से टच होता है कि नॉर्मल डायरेक्शन सेंटर से पास हो। अब इनके नामकरण आप कर लीजिएगा, नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसने कर दिया N2 N1 N1 N2 N2 N1, जो भी किया है, ठीक है, क्लियर है बेटा। ओके, अब जरा हम देखते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, आप में से लिफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, लिफ्ट ज्यादातर लोग बैठे होंगे, मॉल वगैरह में कहीं पे भी मतलब बैठे होंगे, काफी लोग बैठे होंगे, आपने देखा होगा। अच्छा, जो लोग लिफ्ट में बैठे हैं वो बताओ मुझे, आपको भारी फील कब होता है, आपका वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा कब फील होता है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है, लिफ्ट जब नीचे आती है, जब ऊपर जाती बताती है। ऊपर जाते हैं। और जब लिफ्ट नीचे आती है तो क्या आपको हल्का हल्का सा फील होता है। यस सर। देखो, एक्चुअली उस फीलिंग पे ही सब कुछ है, जो थ्योरी है हवा में उड़ने दो, उस फीलिंग पे ही सब कुछ है। फील से दिखाता हूं, देखो, अब यार रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं हम। अगर मेरा एक्सेलरेशन डाउन जी, तो मेरा हमेशा डाउनवर्ड लगता है कि नहीं, यस सर। ठीक है, जी अगर मेरा डाउनवर्ड हमेशा लगता है, इरेज कर दूं इसको, जी मेरा हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ठीक है, अगर मेरा लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या मेरा ए भी नीचे की तरफ लगेगा, यस सर। ए भी नीचे की तरफ लगेगा, तो मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन जी माइनस के ए होगा कि नहीं होगा बेटा। यस सर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन माइनस होता है, सेम डायरेक्शन में। और सिमिलरली अगर मेरा जी नीचे की तरफ लग रहा है और ए ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि अब जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जी प्लस ए। बस यहीं पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारा वेट क्या होता है, एक्चुअली में वेट क्या होता है, वेट होता है एम ए आर।
MAR। अगर आपका लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन G माइनस के A हो गया तो वेट आपको कम फील होगा। वो अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसमें खड़े हुए हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये इसलिए आपको वेट ज्यादा फील होगा। यहाँ पे देख लो जरा, मूविंग अप होंगे तो रिलेटिव जो रिएक्शन है, रिएक्शन बोल दो या फिर वेट बोल दो। अरे वेइंग मशीन पे खड़े होते हो आप, वेइंग मशीन पे जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो वो एक्चुअली में क्या बताती है आपको, रिएक्शन फोर्स बताती है। आपका वेट अगर मान लो 700 न्यूटन है, मान लो 700 न्यूटन है, तो वो जो वेइंग मशीन बताती है वो ये बताती है कि भैया इस बंदे को मुझे खड़ा करने के लिए अपने ऊपर 700 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये बताती है आपकी वेइंग मशीन। तो आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है, mg प्लस ma आ रहा है। कब, जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन की अपवर्ड मूव कर रहे हो तो आपको भारी फील होगा। क्यों होगा, mg आपका वेट था उसमें ma और ऐड हो गया ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। सिमिलरली अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हो तब तो क्या होगा, मास आपका जो वेट था वो आपका mg था माइनस ma, जिस एक्सेलरेशन से आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हल्का फील होता है। और एक कंडीशन देखते हैं, जैसे आपका नॉर्मल वेट है, नॉर्मल बीच में रुकी हुई है कहीं, तो आपका जितना वेट था उतना दिखाएगा। अगर आप ऊपर की तरफ जा, हाँ सॉरी, लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो लाइटर देन नॉर्मल, लाइटर देन नॉर्मल मतलब आपका अगर वेट 70 किलो था तो 70 किलो से हल्का सा कम दिखेगा, 65 60 हो सकता है, वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन 70 से कम होगा ये गारंटेड है। वो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, आपका जो एक्सेलरेशन होगा हेवियर देन नॉर्मल होगा, हेवियर देन नॉर्मल होगा। नॉर्मल। बाई चांस अगर लिफ्ट का वायर टूट जाए, हालांकि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर बाई चांस मान लो उसमें हमने एक डमी वो बंदा रखा, रोबोट खड़ा कर रखा है, हमने हमने उसमें रोबोट खड़ा कर रखा है, तो उसके साथ क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ था और लिफ्ट भी जी से नीचे की तरफ जा रही है दोनों, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या मेरा जी माइनस के जी जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे दोनों Yes, सेम डायरेक्शन में ना, तो जी माइनस के जी इक्वल टू जीरो, देखिए आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो फील होगा आपको, वेट आपको जीरो वेट फील होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर। अब देखो आप इसका फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मान लो नॉर्मल वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एन माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू एम ए। एम ए क्या आपका एक्सेलरेट, एफ इक्वल टू एम ए है एक्चुअल में, एफ इक्वल टू एम ए, वही न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई हुआ है, एफ एन माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू एम ए। तो एफ एन क्या आपका एपरेंट वेट है, डब्ल्यू क्या आपका ट्रू वेट है। जब आप अर्थ पे खड़े हुए थे या फिर आपकी जो लिफ्ट थी वो स्थिर थी, मूविंग कंडीशन में नहीं थी, उस टाइम के वेट को हम बोलते हैं ट्रू वेट। क्लियर हुआ कुछ कि हवा में निकल गया सब कुछ। सर रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से बेटा रिपीट करना है, सर ये लिफ्ट वाले से। लिफ्ट वाला, ओके। जब आप लिफ्ट में बैठे हुए हो तो आपने देखा होगा लिफ्ट जब खड़ी होती है, नॉर्मली खड़ी हुई होती है, तो आप देखोगे जितना एक्सेलरेशन आपके ऊपर लगना था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके अलावा कोई भी एक्सेलरेशन आपके ऊपर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट आपकी जस्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है, क्या वो जीरो वेलोसिटी थी उससे अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ रही होगी, क्या वो एक्सेलरेट कर रही होगी लिफ्ट उस टाइम पे, यस और नो। भाई एक्सेलरेट कर रही होगी ना उस टाइम पे लिफ्ट। तो जैसे ही एक्सेलरेट कर रही थी, जिस टाइम पे एक्सेलरेट कर रही थी और ऊपर की तरफ जा रही थी, तो क्या आपका जो एक्सेलरेशन था वो ऊपर की तरफ था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जी प्लस ए। यस और सर। जैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन बढ़ गया तो आपको अपना वेट अब नॉर्मल वेट से ज्यादा दिखने लगता है। सिमिलरली अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है जीरो वेट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की जीरो थी, आप बैठे लिफ्ट में, आपको 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो बीच में क्या करें, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जीरो वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी तक जब लिफ्ट आएगी तो आपको एक एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन अब किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रही है ना। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जी माइनस के।
सर ए की कुछ वैल्यू होगी तो हाँ बेटा बोलो। सर जैसे लिफ्ट सर ऊपर से आएगी सर, जैसे कटी सर तार लिफ्ट की, तो सर अगर पूरी स्पीड से नीचे आएगी और सर उसमें अगर मैन खड़ा हो तो सर उसको नुकसान तो होगा सर। बेटा आपकी वॉइस धम धम तक है। आपको सर एक जैसे हाँ बताओ। जैसे लिफ्ट की वायर सर ऊपर से कट गई तो सर लिफ्ट की लिफ्ट वायर में कट जो गई, मैन, हाँ लिफ्ट की अगर वायर कट गई, मान लो लिफ्ट की वायर अगर कट गई तो लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगी? या सर अगर उसमें कोई मैन हुआ तो सर उसको कितनी चोट लग सकती है? टाइम पे क्या वेलोसिटी थी इट डजंट मैटर, उसके बाद में जो एक्सेलरेशन होगा लिफ्ट का क्या वो जी होगा? यस सर। उस टाइम पे एक्सेलरेशन जी होगा, और जी एक्सेलरेशन से लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ गिर रही है, और आपके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो भी जी है, वो भी जी। और लिफ्ट गिर रही है वो भी जी एक्सेलरेशन से गिर रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जीरो। जी एक्सेलरेशन हो गया तो वेट क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या था? एम ए आर था, एम ए आर। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके ओके। अब जरा टेंशन, मुझे इन दोनों केबल्स को देख के बताओ कौन खींच रहा है और कौन खींचने की एक्टिंग कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चाचा ताऊ या कोई बोलता है "बा, इधर आप, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, इसमें धक्का लगा"। कुछ लोग होते हैं यस धक्का सर। लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं धक्का लगाने की एक्टिंग करते हैं, यस सर। ऐसे करते हैं ना। यस सर। लेकिन वो लगाते नहीं है, लगाते नहीं है, ऐसे ही मुंह बनाते हैं, लगाते यस नहीं है। सर। आप में से काफी लोगों ने किया होगा। अब जो चाचा है, ताऊ है, पड़ोसी है, जो भी है, उनसे मना तो कर नहीं सकते। हाँ वरुण कुछ पूछना चाहते हो क्या? नो सर। उनसे कुछ मना तो कर नहीं सकते, लेकिन लगाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो हम रस्सी को देख के, मान लो आपसे बोला है किसी ने रस्सी से खींचो जरा इस ब्लॉक को, तो क्या आप देख के बता सकते हो कौन कौन खींच रहा है और कौन खींचने की एक्टिंग कर रहा है? सर पीछे सर वाला पीछे वाला पीछे। जो झुका हुआ है वो एक्टिंग कर रहा है, और जो खड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है? खींच रहा है, एक्चुअली में खींच रहा है। क्योंकि देखो हमें पता चल रहा है कि देखो एक्चुअली में जो खड़ा हुआ है वो एक्टिंग कर रहा है, इसके हाथ में ना ये रस्सी, ये तो ये वाली पकड़ा है, तो ये बंदा एक्चुअल में काम कर रहा है, एक्चुअल में खींच रहा है। ये क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है कि नहीं एक्टिंग? यस सर। क्योंकि इसकी रस्सी ढीली है ना, बीच में से ढीली है भाई। अगर ये खींच रहा होता तो बीच में ढीली नहीं होती। देखो जिस टेंशन से, जिस फोर्स से खींच रहा है उसको हम अगर हम रस्सी में देखें तो ये आती है, उसको हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन का हिंदी का मतलब होता है तनाव, यस सर। जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे। आपको याद है, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने कांटेक्ट फोर्स में एक टेंशन नाम का फोर्स भी बताया था। यस सर। लास्ट क्लास में कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस में कांटेक्ट फोर्स पढ़े थे, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़े थे। उसमें कांटेक्ट फोर्सेस में हमने एक टेंशन नाम का वर्ड भी लिया था, नाम, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो अगर टेंशन क्या ये छूने की वजह से आई है भाई? स्ट्रिंग को पकड़ा है तभी तो टेंशन आई है। यस सर। When a string or rope is being pulled on both ends, दोनों एंड से खींची जा रही है। देखो इधर से अगर मान लो ये 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या ये ब्लॉक को भी ये 10 न्यूटन से खींच रही होगी? यस सर। यस सर। भाई ब्लॉक को भी 10 न्यूटन से खींच रही होगी, और ये 10 न्यूटन से साइड में खींच रहा है, तो इसीलिए देखो दोनों साइड में टेंशन की वैल्यू दोनों सेम है। दोनों साइड में टेंशन की वैल्यू सेम है। Then its resistance against any change in its original composition of tensile force is known as tension. Is known as tension. तो अभी टेंशन के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, टेंशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब जरा फील आएगा, डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो इट ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, इतना याद रखना ये हमेशा पुलिंग नेचर की होती है। क्या कभी देखा है रस्सी से, कभी कोई बंदा रस्सी से धक्का लगाता हुआ?
रस्सी बांध लिए, ऐसे आगे की तरफ पीछे की तरफ खड़े हो गए और रस्सी बांध लिए, रस्सी से आगे की तरफ धक्का लगा रहे हैं, हमेशा रस्सी से खींचते हुए दिखेंगे, रस्सी से धक्का लगाते हुए कोई नहीं दिखेगा। Yes, sir. कभी देखा है क्या? आप में से किसी ने देखा है? आप में से ऐसा ऐसा हो, एक सेकेंड, ऐसा हो कि मैंने बोल दिया कि मेरे इस हाथ को धक्का लगाना इस हाथ से, तो ऐसा करके इससे रस्सी को कनेक्ट कर दिया, मान लो ये रस्सी है, ये पेन रस्सी है, रस्सी को कनेक्ट कर दिया, ऐसे धक्का लगा रहा हूँ आगे की तरफ, हमेशा रस्सी से क्या करो, खींचोगे, बांध के हमेशा खींचोगे। कभी कोई ट्रक ट्रैक्टर या कुछ भी फंस जाता है गड्ढे में, तो क्या करते हैं, रस्सी से बांध के हमेशा खींचते हैं, पुलिंग करते हैं। देखिए पुशिंग, आ रही बात समझ में? पुशिंग क्यों पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है क्योंकि भाई रस्सी मुड़ जाती है ना बीच में से, मुड़ जाती है ना रस्सी। देखो जैसे जो एक्टिंग कर रहा है बंदा, जो बंदा एक्टिंग कर रहा है, टूचन, हाँ टूचन बोलते हैं उसको टूचन भी बोलते हैं। वरुण ने बताया कि जो जैसे ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी फंस जाता है उसमें लगा के दूसरे ट्रैक्टर से खींचते हैं, या ट्रक फंस जाता है उसको ट्रैक्टर से खींचते हैं, उसको टूचन बोलते हैं। तो अगर देखो पुलिंग फोर्स से लगा सकते हैं, पुशिंग नहीं लगा सकते। तो ये आप घर में भी देख सकते हो। अरे ये केबल देखो, चलो सबको छोड़ो, ये केबल दिख रही है चार्जर की, दिख रही है कि नहीं? Yes, sir. इसको मैं ऐसे खींच सकता हूँ, देखो ज्यादा फोर्स से खींचूंगा नहीं क्योंकि केबल खराब हो जाएगी। इसको मैं ऐसे खींच सकता हूँ, क्या मैं ऐसे पुशिंग कर सकती हूँ? देखो जब मैं पुश कर रहा हूँ क्या ये मुड़ रही है, बीच में से मुड़ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes. मुड़ रही है ना, मुड़ती हुई दिख रही होगी सबको। तो स्ट्रिंग में क्या पुलिंग फोर्स ही पॉसिबल है, पुशिंग फोर्स पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं लग सकता। लेकिन इसी जगह पे अगर मेरी रॉड होती, मान लो ये पेन है, पेन को रॉड मान लूं, इसमें पुलिंग पुशिंग दोनों पॉसिबल। देखो ऐसे भी खींच सकता हूँ और ऐसे दबा भी सकता हूँ, ऐसे ऐसे दबा भी सकता हूँ और ऐसे खींच भी सकता हूँ। तो रॉड में या फिर रिजिड बॉडी, आगे हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी पढ़ेंगे, वहां पे पुलिंग और पुशिंग दोनों पॉसिबल है, वहां पर दोनों तरह के फोर्स। तो अभी हमारे लिए इतना अच्छा है कि ओनली पुलिंग फोर्स लग रहा है, पुशिंग फोर्स नहीं लग रहा है। इस हवा लग रही है कि नहीं कुछ? लग या रही है सब सर। सब ऊपर होके निकल रहा है? सर लग रही है। हाँ, लग रही लग है रही ना? है। हाँ ठीक है, लगनी भी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। कॉन्करेंट फोर्स किसको बोलते हैं? देखो एक चीज बताऊं मैं, कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि किसी एक पॉइंट पे लग रहे होते हैं। आप देखोगे ये किसी पॉइंट पे लग रहे होंगे, देखो क्या, तो एक किसी इस वाले पॉइंट पे तीनों फोर्स लग रहे हैं, इस वाले Yes, लग sir. रहे हैं कि नहीं? लग रहे हैं ना? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम, पहली बात, कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो किसी एक पॉइंट पे लग रहे होते हैं। कॉन्करेंट फोर्स आर द फोर्सेस व्हिच एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी, कॉन्करेंट फोर्स। अब इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम अगर 0 हो जाए तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोले? सिग्मा एफ इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, एफ नेट। या फिर एक और कंडीशन होती है, जैसे कि इन जनरल कंडीशन हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एग्जिस्ट ऑफ द सिस्टम इज 0, टोटल फोर्स आपके 0 होने चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन से देखने हैं तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट 0 होने चाहिए, वाई डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट 0 होने चाहिए, जेड डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट 0 होने चाहिए। इस फंडे को थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, अगर मैं बोलूं इनफाइनाइट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फंडा ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन फ्रिक्शन में, हर चैप्टर में इस फंडे का तो यूज होना ही होना है। तो आज देखो दो फंडे ऐसे आ गए, एक तो फ्री बॉडी डायग्राम, एक ये कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये दो फंडे ऐसे हैं जो कि हमेशा यूज होने वाले हैं, आपकी पूरी फिजिक्स में यूज होंगे, 11th तो 12th तो कुछ भी हो, सब में यूज होगा ये फंडा। सर एक बार अरे बात समझ, ठीक है बता देते, एक बार और बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं वो किसी भी बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लगेंगे। सारे के सारे फोर्स, जैसे मान लो तो यहाँ पे एक और फोर्स लगा दूं, मान लो ये कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स है, तो ये सारे के सारे क्या इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लो इधर लगा दूं, ये कोई फोर्स है, या मैं इधर भी लगा सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी फोर्स हो सकता है।
ये फोर्स भी इसी से पास हो रहा है, ये भी इसी से पास हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस बॉडी के ऊपर ही लग रहे हैं, उस बॉडी से निकलते हुए फोर्स भी हो सकते हैं, उनको भी एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर ही फोर्स लगा रहा हो, सबको कॉन्करेंट फोर्स मिले। इट डजंट मैटर वो एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कुछ भी हो, एक अगर किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उन सबको कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। और सभी फोर्सेस का अगर मैं वेक्टर सम कर दूं और वो 0 के इक्वल हो जाए तो मैं बोलूंगा कि वो सारे के सारे फोर्स किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। किसमें, इक्विलिब्रियम जी। कंडीशन में हैं। और उसकी एक और कंडीशन हमने निकाली कि भाई हर बार वेक्टर सम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो अगर मैं बोल दूंगी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई जेड इक्वल टू 0, तब भी मैं बोल सकता हूं कि मेरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम। जनरल कंडीशन हम ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे, ये वाली चीजें यूज करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0, ये ज्यादा यूज करेंगे इस वेक्टर सम वाले से। इसको बहुत कम यूज करेंगे, ना के बराबर यूज करेंगे, इसको यूज करने वाले। ठीक है, यस सर। ओके। जरा देखो इस क्वेश्चन को जरा करो। या फिर T1 बताओ, T1 कैसे निकालेंगे आप, T1 कैसे निकालोगे? T1 कैसे निकालोगे? देखो बता देता हूं मैं एक। T1 कैसे निकालोगे? F नीचे की तरफ लग रहा है, F कोई एक वो है, masses are connected by a string suspended from a rigid support, then tension in the string F, tension in the string when F force is applied as shown in figure। देखो एक्चुअली में होगा क्या, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M2 ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है मेरा T1, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, क्या इसका वेट भी लगेगा M2G लगेगा कि नहीं? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, है क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स? दो सर। वाई में है, जेड में भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ वाई मेरा ऑलरेडी 0 है, सिग्मा एफ जेड मुझे 0 करना है बस, तो मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। एफ जेड को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला क्या है मेरा T1 है, T1 माइनस M2G माइनस एफ इक्वल टू 0 बोल दूं, यानी कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो मैं T1 को क्या बोलूंगा, T1 इक्वल टू एफ मेरा उधर आ जाएगा, एफ प्लस M2G। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यस और नो? सर सिग्मा एफ क्या बेटा? वाई, सिग्मा एफ वाई को करेगी 0। देखो सिग्मा एफ एक्स, सॉरी आपने सही बताया, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0 होगा, ये एफ जेड, सही बात पकड़े, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0, ये एफ वाई है एक्चुअली में। एफ एक्स और एफ जेड 0 है, आपका एफ वाई की वैल्यू है T1 माइनस के M2G माइनस के एफ इक्वल टू 0, तो T1 की वैल्यू आ गई आपकी एफ माइनस के M2G। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले को देखूं, वन को देखूं, मान लो ये मेरा M1 है, M1 की तरफ देखो, एक तो लग रहा है मेरा क्या, यहाँ पे देखो M1 में अगर T1 ऊपर लग रहा है तो T1 नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा किसमें लगती है, ऐसे करके, T1 इधर लग रहा है तो T1 इधर भी लग रहा होगा। तो देखो एक तो T1 लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा आपका, एक क्या लग रहा होगा, M1G लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा है मेरा, T2 लग रहा है। जरा अप्लाई कर दो, कोई सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, क्या मेरा T2 इक्वल टू होगा T1 प्लस M1G, होगा कि नहीं? सो उसमें सिग्मा एफ वाई 0 होगा। क्या बता, इसमें भी एफ सिग्मा वाई, देखो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू इसमें भी 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि एफ एक्स और एफ जेड इसमें ऑलरेडी 0 है कि नहीं है बेटा? यस है कि नहीं, होगा कि नहीं बेटा? उसमें एफ एक्स और एफ जेड ऑलरेडी 0 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, एफ वाई 0 होगा। एक्चुअली हम तीनों को 0 कर रहे हैं,
वो दोनों ऑलरेडी जीरो हैं, एफ एक्स ऑफ जेड ऑलरेडी जीरो है, तो हमें एफ बाई को जीरो और करना है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। जीरो T2 में निकालना है, T1 की वैल्यू यहां से रख दो, एफ प्लस एम टू जी, एफ प्लस M2G प्लस M1G, हमारा पहले से M1G। तो आप देखोगे T2 इक्वल टू एफ प्लस जी को कॉमन ले लो, जी M1 प्लस M2। समझ में आया कैसे वैल्यू आई है ये बच्चों? यस सर। हवा लगी कुछ? यस सर। ओके, जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को करो जरा। सर ऑप्शन ए। T1 की वैल्यू पूछी है उसने, T1 की वैल्यू आ रही है आपकी ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं। और किसी का आंसर आया? मेरे को भी सर देखो, ये फोर्स इसमें दे रखा है कितना, 100 न्यूटन। ये फोर्स सर मुझे ए। 100, ए ऑप्शन, ज्यादातर का ए ऑप्शन ही आ रहा है। चलो देखते हैं, मतलब ये मेरा थर्ड ऑप्शन, ये T1 निकालने के लिए क्या मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं? इसका यस सर। इसका FBD बनाओ जरा। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ये मेरा मास है एम, इस पे T1 टेंशन लग रहा है, एक तो लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, एक लग रहा है क्या, mg। यस और नो, यही है। सर अब जरा सिग्मा देखो, सिग्मा एफ एक्स आपका जीरो है, सिग्मा एफ जेड भी आपका जीरो है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर मेरा सिग्मा एफ वाई भी जीरो हो जाए तो क्या बात बन जाएगी? यस सर। बन जाएगी ना। तो सिग्मा एफ वाई को जीरो कर दो, T1 माइनस mg माइनस के 100 इक्वल टू जीरो। T1 इक्वल टू 100 प्लस m क्या है मेरा, m क्या है 3 kg, यस 3 सर। इंटू जी को आप 10 ले लो, तो T1 कितना आ जाएगा आपका 130 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि काफी बच्चों का करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सर तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं हटा दूंगा क्योंकि अभी आपका कॉम्बिनेशन वाला नहीं करवा पाए। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मुझे एक बात बताओ, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा फास्ट फॉरवर्ड में। फ्री बॉडी डायग्राम। क्या पढ़ा है आज? फ्री बॉडी डायग्राम। राम FBD पढ़ा है, और कांस्टेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट। एंड इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़ा है हमने। टेंशन द स्ट्रिंग। यस सर। टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़ा है, और concurrent force and equilibrium। कॉन्करेंट फोर्स बता चुका हूं मैं। सर और क्या अपेरेंट पढ़ा? वेट इन अ लिफ्ट। अपेरेंट। लिफ्ट। और क्या पढ़ा है? लिफ्ट, यस, अपरेंट वेट। और इसमें क्वेश्चन। किसी और क्वेश्चन। क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। ऑल क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। होमवर्क करके आइएगा, होमवर्क करके आइएगा। अगर कोई सर दिक्कत आती है तो फिर मिलते सर हैं। हाँ बेटा बताओ। वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी।
ओके बाय बच्चों, सर, गुड। फिर चलते हैं। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम बच्चे, यू वेलकम। बाय एवरीवन। बंद कर दी। Thank you, sir. यू Good night, वेलकम sir. बेटा, यू वेलकम। बाय। बंद कर।